अस्सलामुअलैकुम। आज हम पढ़ने लगे हैं क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज़ है। क्रॉनिक आपको मैंने पहले भी बता दिया था क्योंकि क्रॉनिक ऐसी कंडीशन को कहती हैं जो लंबे अरसे तक रहती है, जिसका टाइम पीरियड ज़्यादा होता है। तो आज इस हवाले से हम पढ़ेंगे, बुक के लिहाज से हम पढ़ेंगे, साथ साथ आपको क्लियर भी करता जाऊँगा मैं हर वर्ड का मीनिंग और उसके एक्सप्लेनेशन आपको बताता जाऊँगा। तो पढ़ते हैं। क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज़ COAD, इसको COAD भी कहते हैं, COPD भी कहते हैं और CORD भी कहते हैं, यानी ये क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव रिस्पिरेटरी डिजीज़। डेफिनेशन जो बुक में लिखी हुई है वो अब हम रीड करते हैं। क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ COPD इज़ अ ग्रुप ऑफ प्रोग्रेसिव लंग डिजीज़ दैट ऑब्स्ट्रक्ट एयर फ्लो मेकिंग इट डिफ़िकल्ट टू ब्रीथ। जो क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ है, ये एक ऐसी डिज़ीज़ है जिसमें जो हमारे एयरवेज होते हैं वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती हैं, उनमें रुकावट हो जाती है और सांस लेने में दुश्वारी होती है और ये लंबे अरसे तक रहती है। ये एक फेफड़ों की बीमारी है क्योंकि हम रेस्पिरेटरी के सिस्टम है उससे रिलेटेड डिजीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये उसके लिए है कि जो हमारे एयरवेज हैं, स्मॉल भी एयरवेज हैं और जो लार्ज भी है, ट्रैकिया, ब्रोंकाई और एल्वेलाई, जहाँ गैसेज एक्सचेंज होता है। तो ये एक नॉर्मल जो उसका वे है तो वो उससे रिकवर हो जाएगी, वहाँ ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी जिसकी वजह से हमारी सांस में प्रॉब्लम होगी। तो ये एक इसकी कंडीशन है जिसकी वजह से COPD होता है। मेकिंग इट डिफ़िकल्ट टू ब्रीथ, सांस लेने में बहुत ज़्यादा दुश्वारी होती है, सांस नहीं ले पाते, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाती है। The two main conditions that contribute to COPD are chronic bronchitis and emphysema। जो मेन कंडीशंस है जिसकी वजह से ये, जिसकी आप कह सकते हैं इसके कॉजेज़ में क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस एंड एम्फाइस्मा। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस इसको कहते हैं कि आपके जो ब्रोंक्यूल्स हैं, जो आपका ब्रोंकाई है, उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाएगी लंबे अरसे तक, जो कि बहुत ही कहते हैं एक बैड कंडीशन है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, जिसमें आपके जो ब्रोंक्यूल्स हैं, ब्रोंकाई है, उसके जो पार्ट्स हैं छोटे ब्रोंक्यूल्स, वहाँ इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, वो सुकर जाएंगे, वहाँ कहते हैं सूजिश हो जाएगी और वहाँ ल्यूमा जो वहाँ का है वो कम हो जाएगा। तो इस वजह से क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस होगा। ये भी एक डिजीज़ इसके बारे में हम नीचे डिटेल में पढ़ते हैं। और उसके बाद है एम्फाइस्मा में क्या होते हैं? एम्फाइस्मा जो आपको एयर जो आपके होते हैं एयर सैक्स होते हैं वो कहते हैं एनलार्ज हो जाती हैं, जिसकी वजह से वहाँ जो गैस एक्सचेंज है उस तरह से नहीं प्रॉपरली तौर पर नहीं हो पाता, उनमें भी डिस्टर्बेंस हो जाती है और जो उनका जो होता है नॉर्मल पाथवे और वो कहते हैं डिस्टर्ब हो जाता है, इसकी वजह से ये एम्फाइस्मा होता है। ये एक जो नॉर्मल ट्रैक है हमारा, उसके अगर आप फर्स्ट पार्ट को कहते हैं हम क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, तो उस जो ट्रैकिया है, ब्रोंक्यूल्स है, ब्रोंकाई है, तो इसमें अगर इन्फ्लेमेशन होगी, इसमें कोई गड़बड़ होगी तो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस होगा। और अगर नीचे गड़बड़ होगी एल्वेलाई में तो उसको एम्फाइस्मा कहते हैं, वो इलाज हो जाएंगे, सुकर जाएंगे और वहाँ का जो कहते हैं इन्फ्लेमेशन हो जाएगी और वहाँ से जैसे गैस एक्सचेंज नहीं होगा, रुकावट होगी, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी, तो उसको हम कहेंगे एम्फाइस्मा। और अगर ये दोनों हो जाएं तो इसको हम कहेंगे क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ है। ये कॉजेज़ हैं क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ के। इसके बाद आगे क्या लिखा है? सम पीपल विद COPD में हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ कंडीशंस। कुछ लोग होते हैं जिनके में दोनों कंडीशंस होती हैं। Here's an overview of chronic obstructive airway disease, particularly chronic bronchitis and emphysema। अगर ये दो हेडिंग्स बनी हुई हैं बड़ी, जिनमें क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस और एम्फाइस्मा के बारे में सिम्टम्स और डेफिनेशंस और कॉजेज़ वगैरह बताए गए हैं। इसका ट्रीटमेंट उन्होंने आगे लिखा हुआ है आपकी बुक के लिहाज से। तब हम पढ़ते हैं क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। डेफिनेशन: chronic bronchitis is characterized by the inflammation and narrowing of the bronchial tubes लीडिंग टू इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ म्यूकस। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में क्या होता है? इन्फ्लेमेशन हो जाती है और जो ब्रोंक्यूल ट्यूब्स हैं वो हो जाते हैं, तंग हो जाते हैं, जिनकी वजह से इन्फ्लेमेशन होती है, पेन होती है और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाती है, गैस एक्सचेंज कहते हैं नहीं से सही होता। और ये क्या करता है? लीडिंग टू इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ म्यूकस, ये म्यूकस की प्रोडक्शन का सबब बनती है। इसके नतीजे में जो म्यूकस होता है उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है और आपको कहते हैं सांस में नहीं ले पाते सही तरह से। सिम्टम्स में उन्होंने क्या बताया हुआ है? persistent cough with mucus production, यानी कि आपका वक्फे बाद आपको खांसी आएगी और साथ आप म्यूकस भी आएगा, जिसमें आप कह सकते हैं रेशा वगैरह भी आ सकता है, ड्राई कफ और स्पुटम कफ भी, और अगर ज़्यादा सवेयर कंडीशन हो तो आपको फिर ब्लड वाली कोई कफ भी आ सकती है।
इसके बाद शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, आपको सांस लेने में दुश्वारी होगी। इसके मैंने नोट्स भी बनाए हुए, जिस वहाँ मैंने इसकी आसान डेफिनेशन लिखी हुई है, तो मैं आपको बता देता हूँ। इसके जो कॉजेज़ हैं, कागज़ में मैंने लिखा है उसका हुआ है जो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है, वहाँ मैंने इसकी डेफिनेशन में यही लिखा हुआ है ताकि पॉइंट्स में आपको याद रहे। इन्फ्लेमेशन ऑफ द एयरवेज विद एक्सेसिव म्यूकस प्रोडक्शन, ये भी एक इसकी मेन डेफिनेशन है। जो आपके एयरवेज हैं वहाँ इन्फ्लेमेशन हो जाएगी और जो म्यूकस है उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगी। इसके बाद इसके कागज़ में क्या हो सकता है, इसके कागज़ पढ़ते हैं। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हमने पढ़ लिया, सांस लेने में दुश्वारी होगी, और फ्रीक्वेंट रिस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, और जो आप रिस्पिरेटरी इन्फेक्शंस हैं वो भी होंगे, कुछ कहते हैं वो भी इन्फेक्शंस भी आपको होंगे सांस लेने के हवाले से, एलर्जी वगैरह हो जाएगी, कुछ और मामूलात वगैरह हो जाएंगे। इसके बाद से कॉजेज़ में क्या लिखा हुआ है, कॉजेज़ में लिखा हुआ है स्मोकिंग इज़ द प्राइमरी कॉज ऑफ क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। स्मोकिंग, तंबाकू नोशी, ये आपको पहले पता है कि तंबाकू नोशी, सिगरेट जो पीते हैं तो उनको पता है कि जो फेफड़े हैं उनसे ख़राब हो जाते हैं, जिनकी वजह से कहते हैं क्रोनिक ब्रोंकाइटिस होता है। ये इसकी प्राइमरी काज है, पहली वजह इसकी यही है स्मोकिंग छोड़ देंगे तो आपके बहुत से चांसेस ख़त्म हो जाएंगे क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के। इसके बाद है लॉन्ग टर्म एक्सपोजर टू लंग इरिटेंट्स। लॉन्ग टर्म, यहाँ फिर ऐसे शख्स के पास आप उठना बैठना है आपका ज़्यादा लंबे अरसे तक, जो कि सिगरेट नोशी करता है या जो सिगरेट नोशी करता है उसके साथ आप उठते बैठते हैं, तो जो वो धुआं वो अंदर लेकर जाता है और वो एक्सहेल करता है, तो वो आप भी ले जाते हैं अंदर, तो उससे भी आपको हो सकता है। और इसके अलावा सच एज एयर पोल्यूशन और वर्क प्लेस डस्ट एंड केमिकल्स कैन आल्सो कंट्रीब्यूट, और केमिकल्स वगैरह, डस्ट वगैरह, पोल्यूशन जो आजकल बहुत है पाकिस्तान में, तो उससे भी ये हो सकता है, लेकिन इसकी कम चांसेस का ज़्यादा चांसेस के स्मोकिंग और ऐसे अफराद के साथ बैठना है ज़्यादा देर तक, या ज़्यादा देर तक ये नहीं, एक दिन में ज़्यादा देर तक, यानी कि आप उसके रेगुलरली बैठते हैं ऐसे इंसान के साथ जो सिगरेट नोशी करता है, और जो वो सांस में जो लेके जाता है सिगरेट तक धुआं वो बाहर ले जाता है, एक्सहेल करता है, तो वो भी आप अंदर इनहेल करते हैं, इस वजह से भी ये हो जाता है। इसके बाद एम्फाइस्मा है। एम्फाइस्मा में क्या लिखा हुआ है, एम्फाइस्मा में डेफिनेशन पढ़ते हैं। एम्फाइस्मा इन्वॉल्व्स डैमेज टू द एयर सैक्स लाई इन द लंग्स। जो एम्फाइस्मा में क्या होता है, जो आपके एयर सैक्स हैं जिनको हम एयर ब्लाई कहते हैं, स्मॉल एयरवेज, वो डैमेज हो जाती हैं। क्यों डैमेज हो जाते हैं, रिड्यूसिंग द इलास्टिसिटी, इनकी जो इलास्टिसिटी होती है, जैसे गैस एक्सचेंज होता है तो वो बड़े छोटे होते हैं, इनमें जो इलाजमेंट होती है वो रिड्यूस हो जाती है, इनकी इलास्टिसिटी ख़त्म हो जाती है। Their damage makes it harder for the air sacs to expand and contract properly। जो इनकी इलास्टिसिटी है अगर वो डैमेज हो जाएगी तो वो एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट प्रॉपरली नहीं करेंगे, जिसकी वजह से एक्सहेलिंग में डिफ़िकल्टी होगी, सांस लेने में मुश्किल होगी। इसके बाद एक्सेप्टर्स में क्या लिखा हुआ है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ स्पेशली ड्यूरिंग फिजिकल एक्टिविटी, क्रॉनिक काफ, फटीक, थकावट भी आपको हो जाएगी, फिर आपको सांस लेने में मुश्किल होगी, फिर आपको फीवर वगैरह भी ऑटोमेटिकली होगा, आपको पेन भी होगी, चेस्ट पेन भी होगी, क्योंकि आप सांस नहीं ले पा रहे तो आपको चेस्ट पेन भी होगी, दबाव आपको महसूस होगा पसीने पर, तो ये इसके सिम्टम्स वगैरह में हैं। और उसके कागज़ में क्या लिखा हुआ है इन्होंने, लाइक क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। स्मोकिंग, यहाँ भी स्मोकिंग जो है इसकी प्राइमरी डिजीज़ है, प्राइमरी कॉज है इसका। इन सम केसेस आ जेनेटिक डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन कॉल्ड अल्फा-1 एंटीट्राइप्सिन कैन कंट्रीब्यूट डेवलपमेंट ऑफ एम्फाइस्मा। एक प्रोटीन है जिसको हम कहते हैं एंटीट्राइप्सिन, अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन, तो ये अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए, कमी हो जाए, तो ये भी करती है एम्फाइस्मा क्रिएट करती है। तो ये इसके थी डेफिनेशन, और जो इसके कॉजेज़ हैं, ट्रीटमेंट है, वो अब हम पढ़ते हैं। जी, उसके जो काजेज़ हैं जो मैंने लिखे हुए हैं, इसके में बहुत ज़्यादा नोट्स बना के, तो उसके काजेज़ में आप नोट कर लें, शायद आपको साथ शो भी हो रहा हो। स्मोकिंग एक्टिव एंड पैसिव कहते हैं, स्मोकिंग एक्टिव एंड पैसिव, यानी कि अगर आप खुद करते हैं या ऐसे इंसान के साथ बैठते हैं जो वो करता है, लेकिन एक्सहेल में आप भी साथ कर रहे हैं, एक ही बात है। एयर पोल्यूशन, डस्ट और केमिकल्स वगैरह, अल्फा-1 एंटीट्राइप्सिन डिफिशियंसी, क्रॉनिक इन्फेक्शन, एम्फाइस्मा, ब्रोंकाइटिस, ये इसके कॉजेज़ हैं। सिम्टम्स में आपको क्या क्या फ़ील होगा, क्या क्या महसूस करेंगे, तो वो अब हम पढ़ते हैं। कफ विद म्यूकस, रेशे वाली आपको खांसी आएगी। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस लेने में मुश्किल आपको होगी।
या आप कह सकते हैं रैपिड ब्रीथर, लंबे आप बड़े बड़े कहते हैं सांस लेंगे। वीजिंग, आपको सांस लेते वक्त आपको अंदर से सीटी नुमा आवाज़ आएगी, सीटी जैसी आवाज़ आपको आएगी, डब डब की आवाज़ आपको आएगी, क्योंकि आप सांस सही तरह से नहीं ले पा रहे होते तो फिर अंदर से आवाज़ें आती हैं। टाइटनेस इन दी चेस्ट, चेस्ट पर दबाव हो जाएगा, चेस्ट में पेन भी होगी, फटीग थकावट भी हो जाएगी, और आपको पता है कि गैस एक्सचेंज नहीं हो रहा, ऑक्सीजन अंदर नहीं जा रही, तो साइनोसिस भी हो जाएगा, जिसका मतलब ये है कि आपके जो लिप्स हैं और आपके जो है नेल्स हैं वो ब्लू होने लग जाएंगे, बिकॉज डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन और प्रॉपर नहीं हो रही होगी गैस एक्सचेंज की वजह से। एंड लार्ज एनवलाई और हीमोपेटोसिस, आपको कफ के साथ ब्लड भी आएगा। तो ये इसकी हैं सिम्टम्स। इसके जो ट्रीटमेंट है इसके जो ट्रीटमेंट में सबसे पहले कहते हैं डायग्नोसिस होते हैं। डायग्नोसिस में क्या करेंगे, हम मेडिकल हिस्ट्री चेक करेंगे पहले कि ये कब से है, कितने लंबे अरसे से है ये, और क्या क्या पेशेंट का फील हुआ वो हम उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन होगा, डॉक्टर फिजिकल एग्जामिनेशन करेगा, जो भी उसका टेस्ट वगैरह है वो बताएगा। चेस्ट एक्सरे ये भी इसकी बेसिक नीड है। इस क्रॉनिक कहते हैं डिजीज़ को मुकम्मल तौर पर ट्रीटमेंट करने के लिए चेस्ट एक्सरे चाहिए होते हैं, ताकि हम पता कर सकें कि कहाँ कहाँ ये फैल चुका है और कहाँ कहाँ से ये प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है। स्पायरोमीट्री ये भी हम करेंगे, टेस्ट है स्पायरोमीट्री, जिसमें हम ऑक्सीजन वगैरह का टेस्ट चेक करते हैं, ब्रीथ टेस्ट के लिए चेक करते हैं हम। ब्लड टेस्ट होगा, आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस, ABG एनालिसिस टेस्ट ये भी होगा, जिसमें हम ब्लड गैस टेस्ट, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का रेट चेक करेंगे कि कितने रेट में ये अंदर आ रही हैं और जा रही हैं। ये टेस्ट इसलिए हम करते हैं ताकि हम एक्यूरेट ट्रीटमेंट कर सकें पेशेंट का। इसके बाद ट्रीटमेंट है। ट्रीटमेंट सबसे पहले हम करेंगे इसका कहते हैं लाइफ चेंजेस करेंगे, क्योंकि जो लाइफ चेंजेस हैं अगर वही ख़राब होंगी तो फिर डिजीज़ आती हैं। अगर आपका लाइफस्टाइल सेट है तो फिर आपको डिजीज़ नहीं आ सकती। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, लाइफस्टाइल चेंजेस में हम क्वाइट स्मोकिंग करेंगे। स्मोकिंग बिल्कुल भी नहीं करनी, बिल्कुल भी स्मोकिंग नहीं करनी। हेल्थी डाइट खानी है, और ब्रोंकियो। इसके बाद आपने फिजिकल एक्टिविटीज़ करनी है, मसाल के तौर पर वर्जिश करनी है, एक्सरसाइज करनी है। इसके बाद क्या करेंगे, हम ब्रोंकोडिलेटर्स हम यूज़ करेंगे। फिर एंटीबायोटिक्स, एंटी इन्फ्लेमेटरी, अल्फ़ा-1 एंटीट्रिप्सन, ये वाली जो मेडिसिन वगैरह है ये हम यूज़ करेंगे। तो ये जो ट्रीटमेंट है ये बहुत ईजी है, तो इससे ये सेट हो जाएगा ये डिज़ीज़। ये इसका हमारा लेक्चर था, इसमें हमने यही पढ़ा कि जो क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ है, जिसमें ये ऐसी डिजीज़ है जिसमें जो हमारे एयरवेज़ हैं, स्मॉल लार्ज एयरवेज़ हैं, लेवलाइज जैसे आपको पता है एयरवेज़ में ट्रैक किया जाता है, ब्रोंक्यूल्स आते हैं, ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकाई और लेवलाई। यहाँ ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी, यहाँ म्यूकस की प्रोडक्शन हो जाएगी, इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, इसकी वजह से हम सांस नहीं ले पाएंगे, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाएगी। और सबसे मेन वजह कि गैस एक्सचेंज नहीं होगा, इसकी वजह से हमें बहुत सी मसाइल का सामना करने पड़ेगा। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा, समझ आ गई होगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। अल्लाह हाफिज़।